हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। 4 सितंबर का एनालिसिस करेंगे। आई होप आपने हमारी वेबसाइट एजुगिरी को विजिट किया होगा .com को। एजुगिरी हेयर हम टेलीग्राम पर हैं, आई एम एजुगिरी के नाम से हम इंस्टाग्राम पर हैं। एजुगिरी .com को ज़रूर फॉलो करें बिकॉज उस पर हमने रिव्यूज़ डाल दिए। आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते थे कि एग्जाम्स में कैसे प्रिपरेशन करना है, वो वीडियोज सॉर्ट कर दी हैं सो दैट आप देख सकें। कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि अगर मैं नोट्स वाली वीडियो एंड ये सब चीज़ें जो है आपको आराम से मिल सके, वो सॉर्ट कर दूँ तो बता देना। एमसीक्यूज जो हैं अब हम अपडेटेड हो गए हैं। अगस्त के एमसीक्यूज जो हैं वो डल रहे हैं। ठीक है, 2 टेस्ट जो हैं वो डल चुके हैं। आज 5 से 6 टेस्ट और डलेंगे जो बिल्कुल मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। जो आपको डर हमेशा लगा रहता था ना, व्हाट इफ द हिंदू से बाहर से आ जाए, आप पहले स्टेप में बहुत अच्छे से द हिंदू के क्वेश्चंस कर रहे हैं, द हिंदू के नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, एंड वही वहां से ही निकले हुए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर मैं कुछ ट्विस्ट एंड ट्वीक्स भी लेकर आती हूँ सो दैट आपको रहे समझ में। उसके बाद मैं एमसीक्यूज वो भी दे रही हूँ जो एक्स्ट्रा सोर्सेज से हैं, जो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि अरे अगर ये क्वेश्चन आ गया, अरे वो आ गया, तो वो भी आपके अराउंड 100-150 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लेकर चलो। अगर आपने उनको भी रट लिया, जो कि रट्टे वाले ही होते हैं, तो यू आर गुड टू गो। उससे बाहर से कुछ नहीं आ सकता। मतलब आप 100% ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर जा रहे हो। ठीक है, बंगाल बिल मूड। अब यहाँ पर बहुत बच्चे भी बोल रहे हैं तो क्या हम जो द हिंदू पढ़ रहे हैं वो वेस्ट है? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। अगर आपको एक पेपर में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, 25 to 26 द हिंदू में से आएंगे और 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आएंगे। वो 4 क्वेश्चंस के लिए आप अगर, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, वो कहते हैं हमको वो 4 क्वेश्चन भी मिस आउट नहीं करने, या हमको रिस्क नहीं लेना, हमको एक्स्ट्रा पढ़कर जाना है, तो उनके लिए आइए। बंगाल बिल मूड्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट इज इक्वल टू डेथ सेंटेंस। कैपिटल पनिशमेंट इज इक्वल टू डेथ सेंटेंस। जितने भी यहाँ पर बच्चे एनएल सैट की तैयारी कर रहे हैं, whoever is preparing for एनएल सैट या फिर एसएलएस पुणे, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर एन एसे जहाँ पर यू हैव टू नो कि क्या कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप जो है वो कर देनी चाहिए, व्हाट आर द प्रेजेंट लॉज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इंट्रोड्यूसिंग द डेथ पेनल्टी फॉर रेप, द बिल सीक्स टू अमेंड भारतीय न्याय संहिता एंड पॉक्सो एक्ट। ठीक है ना, ये अमेंड कर रहे हैं। 64(1) जो है वो रेप के बारे में बात करता है बीएनएस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे पूछते हैं ना मैम इस बार का पेपर जो है वो लॉ का कहाँ से आएगा, हमारा न्यू, सॉरी फॉर द बर्ब, जो न्यू लॉज हैं वो आपको करने पड़ेंगे। 64 सबसेक्शन 1 के अंदर आपकी बात होती है रेप की। पनिशमेंट क्या है? 10 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दैट मे एक्सटेंड टू लाइफ एंड फाइन। प्रपोज क्या कर रहे हैं बंगाल वाले? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ सेंटेंस। 64 टू रेप बाय पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट, 10 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ एंड फाइन। यहाँ पर भी लाइफ और डेथ की सजा। 66 रेप दैट कॉजेज डेथ और परसिस्टेंट डेथ हो गई है जिसका रेप हुआ, या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट आ गया, उसके अंदर डेथ या 20 years की सजा है। यहाँ पर डेथ ही मिलेगी, आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। 70 सबसेक्शन 1 गैंग रेप के अंदर भी डेथ, अभी 20 years या लाइफ या फाइन है। रिपीट ऑफेंडर्स दोबारा से कर रहे हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। यहाँ पर ऑप्शंस खत्म कर रहे हैं। तो चलिए आइए, इसका टेबल जो है वो बनेगा। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है ना, तो इसका टेबल क्रिएट करेंगे हम। इसको साइड कर देते हैं और मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। चलो इसको बनाएंगे। ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रोते पीटते हैं कि अरे तो लिखवा दिया, तो लिखना पड़ेगा भाई, तभी याद होगा। अगर इसको ऐसे ही देख लोगे ना, अगर तुमने ये मैगजीन में देखा होता तो तुम इसमें आके मूव ऑन हो जाते होते कि छोड़ो क्या करना। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर सेम ही टेबल हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बना लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बीएनएस सेक्शन के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? बीएनएस के बारे में, बीएनएस के सेक्शन के बारे में। अब सबसे पहले वी नीड टू नो कि बीएनएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। बीएनएस इज भारतीय, बी से भारतीय, भारतीय। हमको न्याय चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए? न्याय चाहिए। ठीक है ना, संहिता।
सबकी हित में न्याय चाहिए, ठीक है ना। तो भारतीय न्याय संहिता, इसकी फुल फॉर्म मुझे पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है 64(1), मुझे सेक्शन पता चलता है कि रेप का सेक्शन क्या है। मेरे से रेप का सेक्शन पूछ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल पूछ सकते हैं। पनिशमेंट कितना मिल रहा है, 10 साल, 10 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दैट मे एक्सटेंड टू लाइफ, मे एक्सटेंड टू लाइफ, की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड फाइन, साथ में फाइन, और फाइन नहीं है एंड फाइन है, मतलब इनमें से एक चीज होगी, ठीक है ना। और लाइफ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और ये सजा दी जा रही है प्रेजेंट टाइम पे। डिमांड क्या करें, डिमांड, ठीक है, व्हाट इज द डिमांड, वी नीड टू नो अबाउट द डिमांड, ठीक है ना। प्रपोज या डिमांड कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, प्रपोज या डिमांड कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, प्रपोज्ड या डिमांड, ठीक है ना। ये डिमांड कर रहे हैं कि ये चेंजेस लेकर आने वाले हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, आर आई रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ, और डेथ, ठीक है ना। और इसके अंदर फिर 10 years की सजा किस में दे रहे हैं ये, 64(2), दैट इज रेप बाय पुलिस ऑफिसर, रेप बाय पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट। पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट रेप कर रहा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेप कर रहा है, तब भी ये सजा मिल रही है। और यहाँ पर ये प्रपोज क्या कर रहे हैं कि आप लाइफ या फिर डेथ ही दोगे, ठीक है। 10 साल की सजा कुछ सजा नहीं है। वैसे 10 साल की सजा ऐसा नहीं लग रहा है, रेप के लिए तो इट इज कम ही लग रही है मुझे भी, ठीक है। इस पे भी ओपिनियन होनी चाहिए। 66 क्या है, रेप दैट कॉजेस डेथ और परसिस्टेंट परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है ना। या 20 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और एक्सटेंड टू लाइफ प्लस डेथ, लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, डेथ, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, डेथ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डेथ की प्रपोज क्या कर रहे हैं कि डेथ ही होनी चाहिए ऐसी सजा में, कि उसको मार ही देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए, क्योंकि देखो आपने उसको मार दिया जिसका रेप किया, वेजिटेटिव स्टेट में चली गई तो डेथ ही है। गैंग रेप कर रहे हो, ठीक है ना, तो गैंग रेप की सजा क्या मिलती है ये लिखेंगे। आप अपना नॉर्मल लिखते रहोगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गैंग रेप, ठीक है। गैंग रेप की बात कहाँ पे हुई है, 71, सेक्शन चेंज हो गए देखो, 64(1), ठीक है, 64(2), 66, 71 रेप की बात कर रहा है, 72 किसकी बात कर रहा है, रिपीट ऑफेंडर्स की बात कर रहा है, रिपीट ऑफेंडर्स की बात कर रहा है। यू नीड टू रिमेंबर द सेक्शन। आज हम एक सेक्शन याद करेंगे, मैं कल भी बात करूंगी तुमसे। 64(1) एंड 64(2). 64(1) नॉर्मल रेप की डेफिनेशन देता है कि रेप है क्या। 64(2) बात करता है कि अगर रेप पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट कर दे तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम 66 परसों बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे आपको रट्टा मारना है। और इसके अंदर 64(1) रेप अगर कोई कर देता है 10 साल की सजा या लाइफ या फाइन होगा। 64(2) की भी सेम ही सजा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसके अंदर कितनी सजा मिल रही है, 20 years, आ रहा है एक्सटेंड टू लाइफ या फाइन, टू लाइफ या फाइन, ठीक है। उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि 20 साल 10 साल वाला जो सिस्टम है वो बंद करो, आपको 20 साल 10 साल वाला सिस्टम नहीं होगा, आपको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ज्यादा कर रहे हैं ना। इसके ऊपर ओपिनियन होना एनएलसैट और एसएलएस पुणे वालों की बहुत जरूरी है। अब मुझे बिना देखे बताएंगे 64(1) किसकी बात करता है, 64(2) किसकी बात करता है और 66 किसकी बात करता है, बता सकते हैं। 64(1), 64(2), 66, 71 और 72 याद करने फिर हमारे रह जाएंगे। कितनी सजा मिल रही है वो भी हम एक एक करके टेबल याद करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको हर रोज इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है, रट्टा मारना है अच्छे से, ठीक है जी। आगे चलेंगे। द वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ट्यूसडे यूनानिमसली पास्ड अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 by viva voice with MLAs from Trinamool Congress and BJP supporting it. The bill has provisions for increased punishment for rape, gang rape that results in death of the victim or leaves up. अब यहाँ पे इन्होंने पूरा समझाया है तो हम लिख लेंगे वेस्ट बंगाल असेंबली unanimously passed Aparajita women and child West Bengal criminal laws amendment
बिल 2024। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी स्टेट, कौन सा बिल क्या कर रहे हैं, इससे रेप की जो सजा है वो बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज्ड पनिशमेंट फॉर रेप, क्या कर रहे हैं इसके अंदर, क्या दे रहे हैं वो, इंक्रीज्ड पनिशमेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। वर्ल्ड बैंक हाइक्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट for to 7% GDP. World Bank has forecast growth of 7% फॉर इंडियन इकोनॉमी। 7% की ग्रोथ जो है वो बोल रहे हैं कि हो सकती है इंडियन इकोनॉमी की। कौन बोल रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। ठीक है ना, अपिंग ऊपर कर दिए, पहले कितना बोल रहे थे, 6.6% ही होगी। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे अपिंग इट्स अर्लियर एस्टिमेट एट 6.6%। ठीक है ना, रिपोर्ट कौन सी है, इन रिपोर्ट कौन सी लिखी वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे पहले कि ये रिपोर्ट किसने दी है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। वर्ल्ड बैंक कितनी फोरकास्ट कर रहा है ग्रोथ, 7% इंडियन इकोनॉमी की, पहले कितनी कहता था 6.6%। उसके बाद बदलपुर केस, तो बदलपुर महाराष्ट्र में ये केस हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट स्ट्रेस ऑन सेंसिटाइजिंग बॉयज फॉर अ सेफ इन्वायरमेंट। उनको सेंसिटाइजिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी टॉपिक के बारे में कोई ओपिनियन हो सकती है, मैं किसी फॉर एग्जाम्पल मेरी टॉपिक अगर रेप की बात करो तो मैं हमेशा से ये सपोर्ट कर रही हूँ कि अगर रेप प्रूव होता है, किसी ने भी रेप किया है, तो उसको डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। ठीक है ना, अब तुम जो हो तुम कहते हो कि नहीं दी, मैं आपको बताता हूँ, आपको रीजन देता हूँ कि आपका ये जो ओपिनियन है ये गलत है। आप मुझे पूरा रीजन देते हो कि ये हो सकता है वो हो सकता है, और आप कहते हो, तो आप मुझे क्या दे रहे हो, आप मुझे सेंसिटाइज कर रहे हो कि ये जो आपकी ओपिनियन है जिस रीजन के ऊपर बेस्ड है वो गलत है। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो बॉयज रेप कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको सेंसिटाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको बताना कि यार ये सही नहीं है, विदाउट कंसेंट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हियरिंग द सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन public interest litigation in Badlapur sexual assault case, but Bombay High Court on Tuesday said that the state of Maharashtra must sensitize boys to be able to build a safe environment for girls to grow। ठीक है ना, अब यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस। ठीक है ना, ऑन बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या बोला कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र must sensitize boys to be able to build a safe environment for girls to grow in द सोसाइटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बॉयज को इन्फॉर्म करा जाए कि भाई विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते, ये एज है, अगर आप करना भी चाहते हो यंग एज से उनको बताया जाए अबाउट द राइट एंड रॉन्ग रिस्पेक्टिंग वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है ना, यंग एज से राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताया जाए, राइट एंड रॉन्ग एंड रिस्पेक्टिंग गर्ल्स। तो उन बायो के टीचर्स, ठीक है ना, जो जब 10th क्लास में रिप्रोडक्शन का
चैप्टर आता है और वो बॉयज़ को देखकर कहते हैं हाँ हम नहीं पढ़ा सकते, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट यार, ठीक है, बच्चे आजकल बहुत बेइज्जती करते हैं। तो आई रिसेंटली मेट अ टीचर हु इज अ टीचर इन स्कूल एंड शी सेड कि मैंने 8th 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है, अब मैं प्राइमरी क्लासेस ही लेती हूँ क्योंकि वो बच्चे थोड़े फिर भी सहने लायक हैं, बाकी बच्चे बहुत बेशर्म हो गए। तो यार मैं अपने चैनल के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, बेशर्मी से क्या हो रहा है, आपको लग रहा है आप कूल हो, आप बहुत ज़्यादा कूल हो, इसी वजह से जो टीचर्स हैं वो पीछे हट रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो सुधर जाओ, अपने स्कूल में अपनी टीचर को ढंग से वो करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन को उन्होंने क्या कहा है, चेंज करके बोला है कि नहीं, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ठीक है ना। अगर आप अपने बेटे को पढ़ाओगे, एजुकेट करोगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। सो यू गाइस शुड नो, आई थिंक आई शुड ऑल्सो, आई एम अ टीचर ओनली, मैं भी एक नॉर्मल टीचर ही हूँ, ठीक है ना यार। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यस सेक्स एक बहुत ही बड़ा वर्ड लगता है, ठीक है ना, मतलब ऐसा लगता है पता ही नहीं क्या है, इसके बारे में कोई हमें बता दे, हम समझ जाएं इसके बारे में। कुछ ऐसा नहीं है, आपकी जब उम्र होती है आपको धीरे धीरे सब पता चल जाता है, आजकल तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। और ये नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो पता नहीं पीछे रह जाओगे, कोई कह रहा है अरे तुमने अभी तक किया ही नहीं है। मैं ऐसे भी बच्चों को सुन रही होती हूँ क्योंकि मैं बहुत बातें सुनने लगी हूँ ना, अब जब कहीं पे जाती हूँ बच्चे बैठे होते हैं, तुमने अभी तक किया ही नहीं है, तुम इस रेस में पीछे रह गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रेस नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप पहले कर लेते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है, इश्यूज भी आते हैं, रोते हैं जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं या कुछ हो जाता है गलत। तो आपको जो टाइम होता है, जो कुछ पुराने ज़माने वाली बातें हैं ना, वो बिल्कुल सही है कि जो चीज़ टाइमली जिस टाइम पे होनी चाहिए उसी टाइम पे हो तो बहुत बढ़िया बात है। एंड यस, जो ये रेप वाला है कि मैं धक्के से कर लूँ, वो तो बिल्कुल ही गलत है। लड़कों, तुम्हें ये समझना पड़ेगा, तुम जितना लड़कियों को रिस्पेक्ट करोगे ना, उतना तुम अच्छा कर्म भी करो, तुम्हें उतनी अच्छी बंदी मिलेगी, और वैसे भी अच्छी बंदी मिलेगी यार। क्या है ये हवस के भर के घूमने का, कोई फायदा नहीं है। The court also asked the police not to make a rush into probing the case out. अब यहाँ पे पुलिस को कोर्ट ने क्या बोला कि आप जल्दी से केस मत डिसाइड करिए, ठीक है ना। जो कि हम अगर वेस्ट बंगाल वाले में देखें तो उन्होंने बोला है कि 21 डेज के अंदर, ठीक है, क्या बोला है इसके अंदर, हम एक और नोट ऐड करेंगे, रिक्वायर्स probe into rape cases be concluded within 21 days of initial report, ठीक है ना। 21 डेज के अंदर, विद इन 21 डेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोब, दैट इज इन्वेस्टिगेशन विद इन 21 डेज ऑफ 21 डेज इन्वेस्टिगेशन जो है वो खत्म होनी चाहिए। अब एक जगह ये कह रहे, दूसरी जगह जो कोर्ट है वो कह रहे कि देखो आप जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं जो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स मिल गए आपको और 2 पॉइंट्स पे ओपिनियन देने को मिल गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो है ये वाला पार्ट जो है एनएलसैट वाले अपने नोट्स में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं, बाकी सब आगे निकल जाइए। द कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द पुलिस not to make a rush into probing the case out of public प्रेशर, कि वो कह रहे हैं कि पब्लिक प्रेशर की वजह से आप जल्दी मत इन्वेस्टिगेट करिए केस को, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेंसिटाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स की, वो जो है जो रेप विक्टिम है उसका वो नहीं करेंगे, अरे भाई मुझे ही ना पकड़ ले, रेप विक्टिम का जो है वो नहीं करेंगे, वो नहीं करते हैं पोस्टमार्टम, या फिर जो मेडिकल होता है वो नहीं करते हैं। इसके अंदर भी एक चीज़ है, इसमें कोर्ट्स को भी सेंसिटाइज करने वाला है, जजेस को भी सेंसिटाइज करने वाला है कि आप फिगर आउट कर सकें जो सही है उसको नहीं इन्वॉल्व करा जाए। लोग डर जाते हैं कि मेरा परिवार तो सही चल रहा है यार। समिट ऑफ द फ्यूचर, तो यहाँ पर यूएन में कौन सी समिट हो रही है, समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा सा होगा, समिट ऑफ द फ्यूचर। नाउ व्हाट इज द समिट ऑफ द फ्यूचर? समिट ऑफ द फ्यूचर ये विल बी फॉर अ ग्लोबल डिप्लोमेसी, ग्लोबल लेवल पे पूरी कंट्रीज डिस्कस करेंगी कि हाँ अब आगे फ्यूचर में क्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ्यूचर का जो क्वेश्चन है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड द इंटरनेशनल नॉर्म बिल्डिंग प्रोसेस इन द स्फेयर ऑफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉर्म का मतलब क्या होता है? लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बना सकते हैं हम इंटरनेशनल लेवल के लिए। इसको समझने के लिए मैं लिख रही हूँ, अभी लिखना नहीं है, समझो। द समिट ऑफ फ्यूचर, एक समिट हो रही है जिसका नाम क्या है? समिट ऑफ द फ्यूचर विल बी अ डिसेसिव मोमेंट, बहुत बड़ा मोमेंट होगा फॉर ग्लोबल डिप्लोमेसी। ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा ग्लोबल डिप्लोमेसी, ग्लोबली सरकारों के लिए जो इन्वॉल्व है लोग डिसीजन मेकिंग में, सारी कंट्रीज जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये काम होगा, क्योंकि नॉर्म बिल्डिंग, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्डिंग प्रोसेस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर होने वाला है। At the summit, world leaders and stakeholders are to come together under the aegis of United Nations to advance global digital compact. The GDC aims to build a collaborative multi-stakeholder framework that strives to address the digital divide, advance sustainable development goals and create a secure and inclusive digital environment. अब बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो यार, कई कंट्रीज के अंदर जो नेट है, इंटरनेट है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नो डाउट इंडिया उसकी तरफ जा रहा है, बट अगर हम हमारे से पीछे हुए देश देखें, ठीक है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमें ऐसा लगता है हमारा देश बहुत बेकार है, बट बहुत सारे लोग हमारे देश में हमारे देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारा देश इतना भी बेकार नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बहुत चीजें हैं, इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं डिजिटल लेवल पर, फोन के अंदर सब अवेलेबल है, बट बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अभी तक इंटरनेट ही ढंग से नहीं पहुंचा है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसे बात करोगे? वहां इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं है, इवन इंडिया में भी नहीं है फॉर दैट मैटर। तो वहां पर आप कैसे एआई की जो बात करोगे? तो डिजिटल डिवाइड आ जाएगा, मतलब कुछ कंट्रीज जो है वो बहुत आगे निकल जाएंगी, बट कुछ जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगी। तो वो नहीं होना चाहिए वर्ल्ड के अंदर। तो ये सब डिस्कस होगा। तो समिट ऑफ फ्यूचर में क्या होगा? नॉर्म, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्डिंग प्रोसेस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा? वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड कमिंग टुगेदर अंडर यूनाइटेड नेशंस टू एडवांस ग्लोबल डिजिटल compact, ठीक है। द जीडीसी एम्स टू बिल्ड अ कोलैबोरेटिव मल्टी होल्डर फ्रेमवर्क दैट स्ट्राइव्स। अब जीडीसी यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जीडीसी के अंदर हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस। अब देखो यार, यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं आपको अपने सर में बिठाने हैं। ये क्या है? समिट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब आने वाला टाइम। तो हम समिट कर रहे हैं जिसके अंदर फ्यूचर की बात करेंगे, यहाँ पर वर्ल्ड के फ्यूचर की बात करेंगे, और मेजरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ये समिट करवा रहा है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अंदर क्या एम कर रहा है? एम्स टू बिल्ड अ कोलैबोरेटिव मल्टी स्टेकहोल्डर framework that strives to address digital divide, advance the sustainable development goals, and create a secure and inclusive digital environment। मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जीडीसी के अंदर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब मैं रिवीजन करने आऊंगी अपने नोट्स पे, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? एक तो मुझे पता होना चाहिए कि जीडीसी की फुल फॉर्म क्या है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ये किसका इनिशिएटिव है? यूनाइटेड नेशंस का। और फ्यूचर समिट में इसके बारे में बात हुई है। यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिजिटल डिवाइड ना हो पाए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। सिक्योर्ड और इंक्लूसिव डिजिटल वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर अगर मैं 3 पॉइंट्स निकालूं तो एक तो ये डिजिटलाइजेशन जो है, डिजिटल डिवाइड नहीं होना जाने देते और डिजिटल जो चीज़ है उसको सिक्योर बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये निकल के आ रहा है। दूसरा ये बात करें एसडीजीज के बारे में, जिनकी फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, व्हाट आर सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी क्या है कि आज के जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, ठीक है ना, हम उनको ऐसे यूज करें कि आज की जनरेशन तो अपनी नीड्स फुलफिल कर पाए, बट आने वाली जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, हम उनके लिए भी कुछ छोड़कर जाएं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम ही यूज कर छू मंतर हो जाए, ठीक है ना, तो ये नहीं करना है। तो उसको, उन गोल्स को आगे लेकर जाएं। ऑलरेडी एसडीजीज जो हैं वो सेट करे गए हैं। 2030 तक यूनाइटेड नेशंस ने अपने मेंबर नेशंस को गोल्स दिए हैं। देखो उसमें कितने अचीव होते हैं, क्या होते हैं, उनको आगे लेकर जाना है। तो मैं कह सकती हूँ कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट इज ऑल अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है ना, जिसके अंदर डिवाइड ना हो, जिसके अंदर सिक्योरिटी हो, और प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी ये साथ ही साथ बात करने वाले हैं। क्रिटिकली इट सीक्स टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंक्लूडिंग, यहाँ पर ये किसकी टेक्नोलॉजी में भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सबसे आगे क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को ये अलाइन करना चाहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड वैल्यूज से, फंडामेंटल राइट्स एंड वैल्यूज से, ठीक है ना। एआई को किसके साथ अलाइन कर रहे हैं? नाउ दिस लाइन शुड बी कॉपीड बाय एवरी एनएलसैट स्टूडेंट एंड बी पुट इन देयर एआई एसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनएलसैट लिखेंगे और ये लाइन चेप देंगे हम, एआई to ensure that they align with fundamental rights and values। ठीक है, आगे चलेंगे। जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, जियो पॉलिटिक्स मतलब आप कहाँ पर प्लेस्ड हो वर्ल्ड में, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या पॉलिटिकल वो रहती है। मतलब जो मेरा नेबरहुड है, ठीक है ना, इंडिया के साथ पाकिस्तान, चाइना, तो मैं क्या बदल सकती हूँ? मैं आज कह सकती हूँ मैं इंडिया को उठाकर अमेरिका के पास लेके जा रही हूँ, मैं इंडिया को उठा के ऑस्ट्रेलिया के पास लेके जा रही हूँ, नहीं, जहाँ पर मैं प्लेस्ड हूँ मुझे अपनी गेम उसी हिसाब से खेलनी पड़ेगी, राइट। पैरेलल टू जीडीसी, यूएन जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड 2 key resolutions on AI led by United Nations and United States and China, ठीक है ना। यूएन जनरल असेंबली has adopted 2 key resolutions on AI। AI के ऊपर 2 की रेजोल्यूशंस जो हैं वो आई हैं, ठीक है ना। और वो कौन लेकर आया? लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एआई को कैसे रूल्स होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो यूएस वाला है उसको यूएस ने क्या नाम दिया है? सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम? सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बट इसमें एडिटर जिसने ये लिखा है आर्टिकल, वो कह रहे हैं कि देखो यूएस ने दे तो दिया है, बट यूएस ने बीच के अंदर डिक्टेट करना चाहता है वो टर्म्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, वो अपने आप को, जैसे यूएस का डॉलर जो है करेंसीज के अंदर रूल कर रहा है वर्ल्ड को, वैसे ही वो एआई में यूज करना चाहते। तो फिर क्या चाइना ने क्या वर्ल्ड के बारे में सोचा? नहीं, चाइना ने भी अपने बारे में ही सोचा, चाइना ने भी अपने बारे में सोचा। जो उनकी रेजोल्यूशन है उसका नाम क्या है? इनहैंसिंग कोऑपरेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एआई, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है ना। इनहैंसिंग कोऑपरेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एआई, ठीक है ना। तो ये हमारी जो चीजें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, द यूएन इज क्विकली एमर्जिंग एज अ एपेक्स फोरम फॉर शेपिंग एंड हार्मोनाइजिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एआई, समथिंग नॉट इंटायरली अनएक्सपेक्टेड गिवन द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन मार्केट्स एंड सोशल। अब वो कह रहे हैं कि यूएन जो है ना एक फोरम बनता जा रहा है जिसमें एआई की बात जो है वर्ल्ड एक लेवल पर कर रहा है। इंडिया हैज एक्टिवली, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट का, इंडिया हैज एक्टिवली लॉन्ग स्टैंडिंग एंगेजमेंट एट यूएन एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट एट G20 के साथ हमारा ज्यादा कब से हो गया? 2023 हमने होस्ट करा है G20, ठीक है ना। एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहां पर जीपाई, ठीक है ना, जीपाई जो है वो क्या है?
global partnership on artificial intelligence। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है, एथिकल स्टैंडर्ड्स, ब्रिजेस द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड। तो ये इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है ना, टॉकिंग अबाउट interests of global south, about interests of ग्लोबल साउथ। नाउ इंटरनेशनल लेवल पर हमें ये समझना पड़ेगा ना, व्हाट इज ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है? अब देखो यार, वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज हैं, उनको हम मेजरली 3 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। डेवलप्ड, जो कि यूएसए, कनाडा, यूरोप, ये सारी क्या है, डेवलप्ड। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ गई, इनके पास पैसा है, इनके लोग बहुत सिक्योर हैं, ये लोग पेंशन दे रहे हैं अपने लोगों को। डेवलपिंग, इंडिया जैसे लोग, हम यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, बट हम पुअर कंट्री भी नहीं है। और फिर आती है पुअर कंट्रीज, ठीक है ना। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास पैसा है, सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगेन आई ऑलवेज टेल यू, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक घर की पॉलिटिक्स। योर relatives, think about a relative who's very rich, has a big home and has everything that is needed, has a lot of helpers at home, ठीक है ना। वो किसी को भी घर पे बुलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे एंड अपनी बातों में उनको मैनिपुलेट कर पाएंगे। सो दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। दैट इज यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। देन वी हैव डेवलपिंग कंट्री, इनके पास पैसा है बट बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, एक लिमिट के बाद ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, और पुअर वाले तो बेचारे पीछे ही हैं। तो डेवलप्ड नेशंस जो हैं, ये एकत्रित होकर के पॉलिसीज अपने फेवर में बना जाते हैं। और डेवलपिंग और पुअर का क्या, अब डेवलपिंग नेशन के लिए इंडिया ने स्टैंड लिया है बाय मेकिंग कॉलिंग इट अ ग्लोबल साउथ, की जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हम ग्लोबल साउथ बोलेंगे, और हम मिलजुल कर एक दूसरे की बात करेंगे और एक साथ खड़े होंगे, ताकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये हमारा फायदा ना उठा सके। इंडिया हैज अ डीप हिस्टोरिकल लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस एट द यूएन, इवन एज इट हैज चैंपियन द इश्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ। मतलब हमने डेवलपिंग नेशंस के जो इश्यूज हैं उनको पिक किया है, ठीक है ना। डेवलपिंग नेशंस के जो इश्यूज हैं ये हमने पिक किया। देखो जब मैं ऐसे लिखती हूँ, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए लिख रही हूँ। दिस इज मोस्ट एविडेंट फ्रॉम इट्स एंगेजमेंट इन इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन, वेयर इट हैज कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस एज द बेसिस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे भी लिखना नहीं है, अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन। कभी आपने सोचा है इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा क्लाइमेट चेंज का ये जर्नी। अगर हम याद करें वो दिन जब कोविड आया था, राइट, सब कुछ वर्ल्ड में रुक गया था, तो मौसम कितना अच्छा हो गया था उस टाइम पर। जब कोविड आया तो मार्च अप्रैल का मौसम था, बट तब भी एसी ऑन करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज का जो मेजर वो है हीट, ठीक है ना, हीट कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और एयर पॉल्यूशन या पॉल्यूशन, अगर मैं उसको डिवाइड नहीं करूं तो नंबर 1 पॉइंट आ जाता है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पॉल्यूशन के अंदर एयर, वाटर पॉल्यूशन, साउंड, ठीक है ना, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। हीट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, एंड जिसकी वजह से हम ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, ये सब पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। बट हमने पॉल्यूशन करा क्यों, मेजर पॉल्यूशन जो है वो आया कहाँ से। मेजर पॉल्यूशन आया जब हमने इंडस्ट्री लगाई, ठीक है ना। इंडस्ट्री में हमने कार बनाई, हमने व्हीकल्स बनाए, हमें और नीड हुई, हमारी नीड्स और बढ़ी, ठीक है ना। बट ये सब चीजें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर हुई, ये डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्ट हुई। जो डेवलप्ड नेशन आज बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गाड़ी है, बंगला है, क्या चाहिए जो होगा आपके पास, बट वो डेवलप्ड नेशंस थे जिन्होंने सबसे पहले पॉल्यूशन किया। मतलब जो आज का पॉल्यूशन है, जो आज का क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, उसके देनदार कौन है, उसके देनदार ये लोग हैं, उसके देनदार ये मेजर लोग हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मेजर लोग हैं इसके देनदार, ये मेजर लोग हैं इसके देनदार, कि इन्होंने दिया है हमें ये प्रसाद के अंदर पॉल्यूशन, ठीक है ना। बट ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग पुअर और डेवलपिंग नेशन को कहते हैं अरे तुम ये करो, अरे तुम वो करो, क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा है। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्रीज, चाइना, ब्राजील जैसे कंट्रीज जो है, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट देम, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। इंडिया पोजिशनड इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन क्लाइमेट नेगोशिएशन फॉलोइंग द यूएनजीए रेजोल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूटेड। अब इंडिया ने 1989 में बोल दिया था कि जो यूएनएफसीसी है, मतलब जो यूएन की एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट है, उसके अंदर उन्होंने बोल दिया था
कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशन की नहीं सुननी है, आपको डेवलपिंग कंट्रीज की भी सुननी है, ठीक है ना। तो वो भी अपना मतलब उनकी भी सुननी पड़ेगी। उसके बाद इंडिया हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन फॉर्मिंग कोलिएशंस, ठीक है ना। इंडिया ने ग्रीन ग्रुप अलायंस बनाया, ठीक है ना। क्या बनाया इंडिया ने? ग्रीन ग्रुप अलायंस। किस चीज के बारे में बात करी इंडिया ने? ग्रीन ग्रुप अलायंस के बारे में, ठीक है ना। तो इंडिया क्रिएटेड ग्रीन ग्रुप अलायंस, ठीक है ना। ग्रीन ग्रुप अलायंस में कौन है? 72 लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। क्या है? 72 लाइक माइंडेड, 72 लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंडिया ने क्रिएट किया 72 लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, ठीक है। एट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, एट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNFCCC। अगर कोई इसकी फुल फॉर्म नोट करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। यहाँ पे थी, कहाँ पर है? ये रही, ठीक है ना। और ये आती है, दिस इज अ PYQ। उसके बाद इंडिया ऑल्सो टू काउंटर डिमांड्स, टू काउंटर डिमांड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू हैव स्ट्रिंजेंट, मतलब स्ट्रिक्ट कमिटमेंट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे कोई भी US कनाडा सा तो बोलते हैं हमारे यहाँ तो वी यूज एंड थ्रो, वी डोंट यूज दीज बर्थन्स, है ना। कि कोई पार्टी है तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, भाई तुमने ही पॉल्यूशन किया, तुम हो ये पॉल्यूशन के देनदार, हम नहीं, हमने गंदगी फैलाई है। बट उसके अंदर जो ये हीट वाला है ना, वो सिस्टम नहीं है। तो अगर कोई देश से बाहर से आकर अपना शो ऑफ करे ना, तो उसको अपनी दिखा देना कि औकात तुम्हारी भी सही नहीं है भाई। इंडिया ऑल्सो वर्क क्लोजली विद ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना टू फॉर्म बेसिक ग्रुप टू सेफगार्ड इट्स। अब यहाँ पर हमने बेसिक ग्रुप भी बनाया। अब यहाँ पर यार समझ रहे हो इंडिया ने क्या किया? इंडिया कहता है कि भैया चलो ग्रीन ग्रुप अलायंस बना लेते हैं, जिसमें 72 कंट्रीज को लेकर आया, ताकि जो ये डेवलप कंट्रीज हैं ये तो जो चीजें हैं उनको फॉलो करें, ना कि हमारे ऊपर डंडा दे के तुम ये करो तुम वो करो, ठीक है ना। अब जो बेसिक ग्रुप है, बेसिक के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आए? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ठीक है ना, इनका ग्रुप बना, ठीक है ना। सेफगार्ड डेवलपमेंट पॉवर्टी रिडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, safeguard its developmental and poverty reduction objectives इन 2000s। अब यहाँ पे समझ में आया कि इंडिया USA के लिए प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इंडिया एम्पावर करता है, इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड को एम्पावर कर रहा है, और ये प्रॉब्लम है। USA चाहते हैं इंडिया चुप होकर बैठ जाए, हमारे पीछे लगा रहे, बट हम लगने को तैयार नहीं है। G20 एंड JPI हैव अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर असेस टू क्रिटिकल। तो यहाँ पर G20 के अंदर जो है G20 न्यू लीडर्स डिक्लेरेशन एंड द JPI मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन अंडर इंडियाज लीडरशिप, जो हमने पढ़ चुका है कि ये AI के बारे में बात करी G20 में। इंडियाज एडवोकेसी फॉर फेयर एंड इंक्लूसिव AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि सबको इंक्लूड किया जाए, रूल्स जो हो वो सेम हो, डेवलपिंग कंट्रीज जो है फायदा मतलब उनको भी आप डिग्रेड नहीं करो, उनका ये नहीं कि तुम ये करो वो करो, डेवलप कंट्री बता रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने AI के बारे में बात करी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन अलायंस, ये सारे क्वेश्चंस फुल फॉर्म आ सकते हैं JPI की, एंड JPI के ऊपर इफ यू वांट यू कैन रिसर्च अ लिटिल मोर एंड कंप्लीट योर नोट्स इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे चल सकते हैं। The regional elections in the eastern German state of Thuringia and Saxony-Brandenburg goes to the polls। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जर्मनी के अंदर ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जो है वो आ रही है AFD। तो दिस इज अ, व्हाट इज AFD? AFD इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी, पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी। और उसके रूट्स क्या है? फार राइट रूट्स, फार राइट पार्टी विद
नियो नाजी रूट्स। क्या है? फार राइट पार्टी है नियो नाजी रूट्स, मतलब अडोल्फ हिटलर से नाता रखने वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे फार राइट का मतलब कि हमारे लोगों का भला हो, पहले जर्मनी वालों का भला हो, तुम दूसरों का नहीं भला कर सकते। एंड देयरफॉर दे आर एंटी इमिग्रेशन। एंटी इमिग्रेशन का मतलब कि बाहर से लोगों को अलाउ नहीं करते हैं ये, दे आर एंटी इमिग्रेशन, ठीक है ना। और इनको जो है दे आर नॉट एबल टू आइसोलेट, इनको जो है बहुत बड़ा लार्जेस्ट वोट गेटर बन रहा है, बिकमिंग लार्जेस्ट वोट गेटर्स इन सम एरियाज, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी। नाउ दिस गाय हु इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, ही इज अ रेसिस्ट, ठीक है ना। इसने हम सबको डिवाइड किया कि तुम जो साउथ वाले हो तुम साउथ अफ्रीका की तरह लगते हो, जो ये ईस्ट वाले हैं ये चाइनीज लगते हैं, जो नॉर्थ वाले पता नहीं उनको ऐसे कहा था। सो दिस गाय इज अ रेसिस्ट, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू टेल हिम हाउ टू स्पीक, ठीक है। एड्रेसिंग इनकम इनक्वालिटी इज अ सीरियस ग्लोबल चैलेंज। तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात करें? इनकम इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट इज दिस टर्म इनकम इनइक्वालिटी? इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि जो गरीब है वो और गरीब हुआ है, जो अमीर है वो अमीर होता रहता है। तो अब यहाँ पर ये क्या टर्म यूज कर रहे हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो सिर्फ और सिर्फ एक्से राइटिंग वाले हैं वो ही नोट करेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब दे शुड बी चेंजेस इन टैक्सेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर रिक्वायर्ड पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, कि वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए, ठीक है ना। अब जिसके इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, जो स्कीम्स हैं पुअर्स के लिए वो ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन। और वो कह रहे हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या दे रहे हैं वो? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट दे रहे हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट दे रहे हैं कि एजुकेशन और स्किल करी जाए ताकि लोग पैसे कमा सके। फिर वो कह रहे हैं देयर शुड बी फेयर लेबर लॉज, द लेबर लॉज शुड बी फेयर, जिसके अंदर मिनिमम वेजेस होने चाहिए कि इतने काम पर इतना तो मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक्सप्लॉयटेशन जो नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ ये बता रहे हैं। दीज कैन बी योर पॉइंट्स इन एनी एसे ऑन दिस टॉपिक, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? धनुष एंड माहित क्लिंच मिक्स्ड एयर राइफल गोल्ड। यहाँ पे लिखेंगे धनुष श्रीकांत एंड माहित संधू वन एयर mixed air rifle gold in second world deaf shooting championship, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, सुमित अंतिल जो है जो कि जावलिन थ्रोअर है, ठीक है। सुमित अंतिल जो है जो कि जावलिन थ्रोअर है, मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ। अंतिल जो है जो जावलिन थ्रो करते हैं, जावलिन थ्रो, ठीक है ना। कौन सी कैटेगरी में? F-64 कैटेगरी में। उनका कौन सा मेडल आया है? गोल्ड मेडल आया है। पेरिस ओलंपिक्स के अंदर कौन सा मेडल आया है? गोल्ड मेडल आया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, देन सुहास याथीराज। सुहास याद आ गया, 3 इडियट्स में सुहास, यथी और राज, ठीक है। राज भी याद आ गया, मूवी से याद हो जाएगा। सो ही वॉज इन द फील्ड ऑफ पैरा शटलर, दैट इज बैडमिंटन। ही वन सिल्वर इन पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, द थर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विल बी played at Lords between 11 to 15 June next year. The International Cricket Council announced June 16 will be the reserve day. Lord is hosting for the first time Southampton Oval, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये दोबारा आ गया। दीप्ति रन्स टू अ ब्रॉन्ज वुमेन्स, तो यहाँ पर दीप्ति जीवन थी वन ब्रॉन्ज इन 400 मीटर T20 इवेंट, अगेन पैरा ओलंपिक्स में जीता है।
उसके बाद आगे चलेंगे, इजराइल पीएम रिमेन्ड अनबोर्ड बाय प्रेशर। हमने कल पढ़ा था इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रही हैं, क्यों प्रोटेस्ट चल रही हैं, नाउ यू नीड टू नो एवरीथिंग। तो 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, 7 अक्टूबर को जो हमास है, जो पैलेस्टीन पे रूल करती है, उन्होंने किस पे अटैक कर दिया था, दे अटैक्ड ऑन इजराइल। ठीक है, इजराइल पे अटैक करके क्या किया, होस्टेजेस ले गए, मतलब लोगों को किडनैप करके बंधक बना के लेके गए, ओपन फायरिंग करी, लोगों के घरों में घुसे, वहां पर ओपन शूटिंग करी, बंधक बना के ले गए बच्चों को, वुमेन को, मेन को। अब जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, इजराइल वाले, और उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गई। वॉर का रीजन क्या दिया गया कि हमको जो होस्टेजेस हैं उनको छुड़वाना है, प्लस हमें हमास को भी जवाब देना। दीज वर द टू रीजंस, मेजर रीजंस। ठीक है, अब इसके अंदर जो होस्टेजेस हैं वो डेड होस्टेजेस मिले, कल या परसों मिले। ठीक है, तो उससे जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई है कि आप वॉर मत करिए। इजराइल वाले कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि आप वॉर मत करिए, आप हमास के साथ डील कर लीजिए, जिसके अंदर कि वो अलाइव दे दें होस्टेजेस को। क्या दे दें, होस्टेजेस को अलाइव कर लें, वैसे अलाइव वापस दे दें, उनको मारे नहीं। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आप वॉर लड़े, क्योंकि आगे भी हो सकता है। सो देयर इज अ डिवाइड इन इजराइल। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश फॉर्मर पीएम जिया अक्यूटेड का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड गिल्टी, मतलब couldn't be prove that she committed द ऑफेंस, कि उन्होंने ये ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, ये नहीं प्रूव हो पाया। राइट, शी इज द एक्स पीएम ऑफ बांग्लादेश एंड शी इज फ्रॉम बीएनपी, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन फ्यूचर शी कैन ऑल्सो बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, प्यूटिन विजिट्स मंगोलिया आफ्टर ब्रशिंग असाइड आईसीसी वारंट। तो आईसीसी दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उन्होंने उनके अगेंस्ट वारंट इशू किया हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट क्यों इशू किया हुआ है, यह भी लिखना नहीं, हम दोबारा लिखेंगे, इसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट क्यों इशू किया है, वारंट इसलिए इशू किया है क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व थे, वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। व्हाट आर वॉर क्राइम्स, कि जो सिविलियंस हैं, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड लोग नहीं हैं, आप उनको अटैक नहीं कर सकते हो, आप वॉर के अंदर उनसे पंगे नहीं ले सकते हो, आपका दुश्मनी आर्मी से होना चाहिए। और अगर आर्मी में भी किसी बंदे को आपने पकड़ लिया है, ठीक है, बंधक बना लिया आपने, उसको भी आपको एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जो रशिया ने कह रहे हैं कि नहीं किए, तो इसलिए उनके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये एक्शन लिए गए हैं। अब आईसीसी का क्या रूल है, अगर कोई भी मेंबर नेशन, आईसीसी का जो मेंबर है, अगर वहां पर ऐसा कोई क्रिमिनल आता है तो उसको पकड़ के आईसीसी को दे देते हैं, बट मंगोलिया ने ऐसा नहीं किया है। तो हम लिखेंगे रशियन प्रेसिडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट रशियन प्रेसिडेंट विजिट्स। अगर आपको नहीं पता कि रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप ऊपर ही लिख लेंगे व्लादिमीर पुतिन। राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नाम कॉपी कर लेंगे, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, विद नो साइन दैट द होस्ट कंट्री वुड बोर टू कॉल टू अरेस्ट। ठीक है ना, मंगोलिया नो साइंस डिड नॉट अरेस्ट हिम ऑन एन इंटरनेशनल वारंट फॉर alleged वॉर क्राइम्स। ठीक है ना, अब वॉर क्राइम्स कौन से, रशिया यूक्रेन के वॉर से जो स्टेम आउट हुए हैं। द ट्रिप इज मिस्टर प्यूटिन्स फर्स्ट टू अ मेंबर, फर्स्ट ट्रिप, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ट्रिप टू अ मेंबर कंट्री ऑफ आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है ना, इट वॉज, ठीक है, वारंट इशू हुआ है, उसमें आईसीसी की मेंबर कंट्री को विजिट किया, अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ पे द रशियन लीडर वेलकम्ड इन द मेन स्क्वायर इन उलान बटार ऑन गार्ड ऑफ ऑनर दिया एंड दोज ऑफ द पर्सनल गार्ड ऑफ 13th सेंचुरी रूलर गेनिस खान, द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्लैट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लैट बेस्ड क्वेश्चन जो है, 13th सेंचुरी रूलर कौन था, गेंघीस खान
फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। तो मंगोल एम्पायर का फाउंडर कौन था, ये क्वेश्चन क्लैट में आ सकता है। द टू गवर्नमेंट साइंड अग्रीमेंट्स फॉर feasibility study and design of an upgrade to a power plant in Ulaanbaatar and ensure continuous supply, continuous की spelling सही कर लेना, continuous supply of एविएशन फ्यूल। एविएशन मतलब एयरलाइंस में, जो एयरक्राफ्ट में लगता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अटेम्प्टेड प्रिजन ब्रेक कहाँ पे हुआ, कॉन्गो में। अटेम्प्टेड जेल ब्रेक फ्रॉम DR कॉन्गोज लार्जेस्ट प्रिजन से जेल ब्रेक होने की कोशिश हुई। युगांडियन ऑपोजिशन लीडर अटैक्ड। वेनेजुएला कोर्ट ग्रांट्स अरेस्ट वारंट। वेनेजुएलन कोर्ट grants arrest warrant for opposition president candidate, that is Edmundo Gonzalez Urrutia। ठीक है ना। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि निकोलस मडूरो कौन है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अभी वहां पर इलेक्शंस हुए, मडूरो ने कह रहे कि इलेक्शंस में चीटिंग करके इलेक्शंस जीते हैं, एंड द रियल विनर कौन है, दिस गाय इज द रियल विनर इन द इलेक्शंस, बट इनको तो जेल में डाला जा रहा है। सो दिस इज करप्शन, दिस इज व्हाट यू कॉल। अब केस ऑफ टेलीग्राम फाउंडर को किसने अरेस्ट किया, फ्रांस ने अरेस्ट किया था। क्यों अरेस्ट किया, कि वायलेशंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, टेलीग्राम का टेररिज्म के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। चाइल्ड पॉर्न ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करा जा रहा है, टेररिज्म के लिए यूज़ करा जा रहा है, चाइल्ड पॉर्न के लिए यूज़ करा जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स ये वो पता नहीं क्या क्या वायलेट हो रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नॉट कोऑपरेटिंग विद सेंटर। सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है कि जो CRPF के जवान हम भेजे हैं उनके साथ कोई भी चीज़ें सही नहीं करी जा रही हैं। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए भेजे गए हैं। ये अगेन लिखना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद गूगल, जो एक लीडिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी जाइंट है, क्या वो मोनोपोलिस्ट है। नाउ गूगल इज अ मोनोपोलिस्ट। जिसने भी अगस्त की क्लास लगाई है उसको ये पता होगा, तो आपको बस पता होना चाहिए। गूगल को मोनोपोलिस्ट बोला है यूएस के एक कोर्ट ने, ठीक है ना। यूएस कोर्ट said company involved in illegal मोनोपोली। नाउ व्हाट इज इलीगल मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब कि आप किसी और को उस फेज में एंटर ही नहीं करने दे रहे हो, आप ही हो। डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहे हो आप, डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है ना। अब गूगल है, अब मुझे कुछ भी रिसर्च करना है तो मैं जाऊंगी ना गूगल पे, है ना। तो डोमिनेंट पोजीशन है। अब आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरी कंपनीज को पैसे दे रहे हैं कि तुम ना डिफॉल्ट जो रिसर्च है, ठीक है ना। गूगल कम्स सेटअप as a default search engine, in most new phones, laptops and other electronic devices in the market।
ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी ये कर रहा है, तो वो ये मोनोपोली रखने के लिए कर रहा है, पैसे दे रहा है कि मेरा ही डाल कर देना सर्च इंजन, ताकि कोई सर्च इंजन आगे ही ना आ पाए। सो वो कह रहे हैं ये गलत है, उसने एप्पल को भी पैसे दिए हैं, सैमसंग को भी, ठीक है। तो ये जो है माना जा रहा है बहुत ही गलत है। फंड्स, अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कौन सी सर्च के लिए कौन सा कंपनी है जो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रहा है और यूएस के कोर्ट ने हेल्प करा है कि ये इलीगल मोनोपोली है। आंसर क्या बनेगा, गूगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद फंड्स वर्थ ₹100 करोड़ टू बूस्ट जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस, द हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर विच वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को हेरिटेज। तो जयपुर वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को हेरिटेज इन वर्ल्ड हेरिटेज इन 2019। और दिस इज इंपॉर्टेंट, 2019 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आते हैं, क्लैट में, जहाँ करंट अफेयर्स में हिस्ट्री की बात हो रही हो। उसके बाद द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी स्ट्रेंथन्ड विद एन एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स आर्किटेक्चरल लेगेसी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन कौन सा लेक है, मानसागर लेक कहाँ पर है, जयपुर में है, और ये न्यूज़ क्यों आई है, बिकॉज कितने की इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, फंड्स वर्थ 100 करोड़ funds to boost Jaipur UNESCO status। ठीक है, आगे चलेंगे। नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है IC814, ये हम कल भी नोट करी थी, वहां पर जो टेररिस्ट हैं, ठीक है ना, उनको हिंदू नेम्स दिए गए हैं, जबकि एक्चुअल में जब ये हाईजैक हुआ था तो वो टेररिस्ट जो थे वो मुस्लिम्स थे। इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रही है, तो नाम क्या दे दिया उन्होंने, भोला शंकर, जो कि हिंदूज में भगवान का नाम है, ठीक है ना, तो इसलिए हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे कि एक्चुअल टेररिस्ट का जो नाम था वो ये था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। यू शुड नो हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। मेजर जो आते रहते हैं ना मिनिस्टर, उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। राजनाथ सिंह ऑन ट्यूसडे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए। दीज इंक्लूड प्रोक्योरमेंट ऑफ 7 स्लेथ फ्रिगेट्स अंडर प्रोजेक्ट 17B, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स फॉर द आर्मी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मेन टैंक, and air defense fire control radars, Dornier 228 next generation fast petrol and offshore petrol vessels. Of the total cost of AONs, 99% is from indigenous sources from buy and buy Indian indigenously designed, developed and manufactured category of defense। तो यहाँ पर indigenous मतलब जो खुद हम बना रहे हैं अपने देश में, वो ज़्यादा हम खरीद रहे हैं। FRCV will be the futuristic main battle tank। FRCV is future ready combat vehicle, FRCV। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लें, FRCV फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट मतलब लड़ाई, फाइट व्हीकल, कॉम्बैक्ट व्हीकल। तो FRC इज फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल। ये क्या बनने वाला है, हमारा मेन बैटल टैंक बनेगा, ये हमारा मेन बैटल टैंक बनेगा ये हमारा फ्यूचर में, ठीक है। देयर हैज बीन अटेम्प्ट्स FRC प्रोजेक्ट विद डिड नॉट नीड टू, दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट टू रिप्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ T-72 and T-90 main battle tanks with the army। ठीक है, उसके बाद डिफेंस सोर्सेज कंफर्म दैट DAC हैज कॉन्वर्ट AON एडवांस फ्रिगेट्स आएंगी, ठीक है, विद पब्लिक सेक्टर, ठीक है। जो फ्रिगेट्स हैं, ठीक है ना, एडवांस्ड स्लेथ फ्रिगेट्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, एडवांस्ड stealth frigates are under प्रोजेक्ट 17B, ठीक है ना। ये किसके साथ हैं, विद पब्लिक सेक्टर डिफेंस यार्ड्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स,
and engineers, GRSE, ठीक है, and Mazagon Dock Shipbuilders Limited. The AON was also accorded for procurement of air defense FCRs will detect and aerial targets. अब यहाँ पर क्या होगा? फॉर एयर डिफेंस FCRs, ये थर्ड पॉइंट बनेगा, एयर डिफेंस FCRs, ये क्या है? ये एयर के टारगेट्स, डिटेक्ट एंड ट्रैक एरियल टारगेट्स, डिटेक्ट एंड ट्रैक, यहाँ पे लिखेंगे डिटेक्ट एंड ट्रैक aerial targets and provide firing solution. उसके बाद the proposal has also been approved for forward repair team with has suitable across country mobility for carrying out outreach. The equipment is designed and developed by उसके बाद ये और किसकी अप्रूवल मिल गया इनको, ठीक है ना, फॉर फॉरवर्ड रिपेयर टीम, फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड रिपेयर टीम विच हैज सूटेबल अक्रॉस कंट्री मोबाइल फॉर कैरिंग आउट इन टू रिपेयर ड्यूरिंग मैकेनाइज्ड ऑपरेशन, ठीक है ना, कैरिंग रिपेयर्स ड्यूरिंग मैकेनाइज्ड operations. Equipment is designed and developed by, अगर कोई AILLET का बच्चा देख रहा है एग्जाम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है बट उनके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आर्मी वालों के लिए, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, दैट्स इट। loggery.in.com, edugiri.in, कहीं पर भी जाकर के आप देख सकते हो स्टडी मटेरियल। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, रिवाइज कैसे करना है उस पर वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपसे खुद से एक तो बच्चा है, हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर हो रही है रिवीजन, नहीं हो रही है, आपने पिछली रिवीजन नहीं करी है, नहीं हो रही है, तो इसका आप पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, आप MCQ सॉल्व करिए और जो जो चीज़ें आपको आती है बहुत बढ़िया, जो नहीं आती हैं वो करिए। ये वाला नहीं आपका काम आ रहा है, देन द नेक्स्ट थिंग इज लेक्चर्स खरीद के छोटू नोट्स बना लो, वो आपको ज़्यादा मदद करेंगे, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। प्लीज़ डोंट बी ऑन दिस मनी सेविंग मोड, आपको ईयर सेविंग मोड पे होना चाहिए। आप ड्रॉप से बचिए, आप अपनी लाइफ को बचाइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पैसे बचा लेते हैं, 1 साल ड्रॉप ले लेते हैं, अरे भाई यहाँ पर तो दोबारा लग गया ना, कुछ और नहीं तो एग्जाम की फीस ही दोबारा लग जाएगी, क्यों बचा रहे हो पैसे, अपना सब कुछ डाल दो, राइट। अगर रिवीजन हो रही है बहुत बढ़िया बात है, सिर्फ और सिर्फ MCQs अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो, और बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार। MCQs को रिवीजन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, MCQs अटेम्प्ट करो, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो वाला अपने नोट्स में से पढ़ लो एंड यू आर गुड टू गो, राइट। शॉर्ट नोट्स पे भी वीडियो अब आने वाली है, बिकॉज आपको बहुत सारी एग्जाम्स में वो ज़रूरत पड़ेगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, वो वीडियो आ जाएगी। वैसे नोट्स एंड ऑल पे वीडियो ऑलरेडी करी हुई है। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।